हेलो एवरीवन। आज लॉजिकल रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशली जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अपने फाउंडेशन के एग्जाम में 3 क्वेश्चन इससे भी आने ही हैं, और आप ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन का ये चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे। तो कुछ बेसिक पहले हम रूल्स देखेंगे कि क्या क्या बेसिक बातें जो हमें समझनी है, प्रोसीजर क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सब बातों पे ध्यान देंगे। राइट, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं लीनियर अरेंजमेंट्स। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज है, लीनियर एंड सर्कुलर। पहले लीनियर अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं। क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है पहले वो समझते हैं। सिंगल रो में बिठा सकते हैं लोगों को, पैरेलल रो में बिठा सकते हैं, मतलब 2 पैरेलल रोज में भी लोगों को बिठा सकते हैं। जैसे अगर सिंगल रो में बिठाना है, जैसे 5 लोगों को बिठाना है, तो ये 1 2 3 4 5 लोगों को यहाँ पे आप बिठा सकते हो सिंगल रो में। पैरेलल रो सीटिंग का मतलब होता है 5 लोग मान लो यहाँ बैठ गए, 5 लोग उन्हीं के सामने दूसरी रो में बैठ गए, पैरेलल रो में, फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर मतलब ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब होता है पैरेलल रो सीटिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो कि भाई ये वाले लोग जो है वो साउथ में फेस कर रहे हैं, तो ये वाले लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, क्योंकि इनको आपस में फेस करना है। ठीक है, तो 2 तरीके के लीनियर अरेंजमेंट्स हमें के हमको क्वेश्चंस करने होते हैं, सिंगल रो सीटिंग, पैरेलल रो सीटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, जो आपको डायरेक्शन सेंस में भी समझाया था मैंने। लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ का क्या मतलब है, वही चीज आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी काम आने वाली है। राइट, नॉर्थ साउथ का क्या यूज होता है सीटिंग अरेंजमेंट्स में, वही जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी बंदा किस तरफ देख रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पता होगा तभी हम ये बता सकते हैं कि उसके लेफ्ट में कौन होगा, उसके राइट में कौन होगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई जैसे हम अगर नॉर्थ फेसिंग है तो हमारे राइट में ये वाला डायरेक्शन है, जबकि हम अगर साउथ फेसिंग है तो हमारे राइट में ये वाला डायरेक्शन है। सो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आप किधर फेस कर रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन में ये पढ़ना जरूरी है कि कौन किधर फेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा होता कि कौन किधर फेस कर रहा है, तो आप क्या मान के चलोगे, नॉर्थ। डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्थ ही होता है। कुछ नहीं दे रखा तो हमें नॉर्थ फेसिंग मान के चलना है। अदरवाइज ऑफ कोर्स जो जैसा क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से ही, नॉर्थ साउथ के हिसाब से ही क्या डिसाइड होगा, लेफ्ट राइट। ये बात क्लियर है। ठीक है, और मैं अभी स्पेसिफिक केसेस डिस्कस करूंगा। उसके बाद में 2 बातें और आती है, डायरेक्टली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट। ये बातें किस में आएगी, पैरेलल रो सीटिंग। पैरेलल रो सीटिंग के लिए ये 2 बातें अपने को ध्यान से समझनी है। डायरेक्टली ऑपोजिट का क्या मतलब है, डायगोनली ऑपोजिट का क्या मतलब है। जैसे ये मान लो 5 लोग पैरेलल ऑपोजिट फेसिंग ईच अदर बैठे हुए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो कि भाई ये है A B C D E, ये 5 लोग हैं, और ये मान लो P Q R S T, ये 5 लोग हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं कि B के डायरेक्टली ऑपोजिट कौन बैठा है, तो B के डायरेक्टली ऑपोजिट कौन बैठा है, Q बैठा है। डायरेक्टली ऑपोजिट मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जो भी बैठे हैं वो डायरेक्टली ऑपोजिट बैठे हैं। ठीक है, जैसे E के डायरेक्टली ऑपोजिट कौन बैठा है, T बैठा है। राइट, डायगोनली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स। राइट, डायगोनल कॉर्नर्स अगर आप ज्वाइन कर दो तो वो डायगोनली ऑपोजिट कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं P के डायगोनली ऑपोजिट कौन बैठा है, तो E बैठा हुआ है। दीज आर डायगोनली ऑपोजिट, नॉट P एंड D। ठीक है, P एंड D नहीं है, दोनों एक्सट्रीम्स को ज्वाइन करने वाले ही डायगोनली ऑपोजिट कहलाते हैं। इसी तरह से T के ऑपोजिट डायगोनली कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। तो डायगोनली ऑपोजिट का मतलब दोनों एंड पॉइंट्स को, ऑपोजिट्स को ज्वाइन करने वाले, और डायरेक्टली ऑपोजिट मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले लीनियर हो, सर्कुलर हो, पॉलीगोनल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पैरेलल रो सीटिंग हो, एक जनरल प्रोसीजर अपन सीख लेते हैं जो हर क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक प्रोसीजर है जो कॉमन सभी के लिए, तो वो प्रोसीजर मतलब मैं ऐसे करता हूं क्वेश्चंस को, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो ये बेटर रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारा डेटा दे रखा होता है। राइट, बहुत सारा इन द सेंस, जैसे भी 5 लोग हैं तो 5, या मान लो 8 लोग हैं तो 8 लोगों के हिसाब से 2-2 करके, 3-3 करके बहुत सारे डेटा दे रखे होते हैं कि ये उसके लेफ्ट में है, वो इसके राइट में, ये 2 प्लेसेस उससे पार दूर है, ये दोनों साथ में नहीं बैठते, बहुत सारी चीजें दे देता है। तो अगर हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो हमारा समय बिगड़ता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो बेटर तरीका क्या होता है कि आपने एक चीज पढ़ी, उसके हिसाब से डायग्राम में अपना चीजें मेंशन कर ली, फिर दूसरी चीज पढ़ी, फिर डायग्राम में मेंशन कर लिया। मतलब बार बार क्वेश्चन पढ़ने का आपको ऑप्शन नहीं रखना है। समझ आई, जो लाइन आपने पढ़ी उसका काम वहीं पे कर दिया, अब वापस वो लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके का प्रोसीजर अपन ने ये डेवलप करा है, इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो तुम्हारा समय नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, देखो क्या प्रोसीजर है। पहली स्टेप मेरा क्या है प्रोसीजर की, काउंट द नंबर ऑफ पर्संस टू बी अरेंज्ड। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि मेरे को कितने लोगों को बिठाना है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कई बार तो क्वेश्चन में दे देता है कि भाई 6 लोगों को बिठाना है,
कई बार देता नहीं है, एक एक करके बताता है कि ये इसके बगल में बैठा है, वो इसके बगल में बैठा है, फिर आप गिनो कि भाई कुल कितने लोग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गई काउंट नंबर ऑफ पर्सन टू बी अरेंज्ड। जैसे मान लिया कि हमारे पास 5 लोग हैं, हमें पता पड़ गया 5 लोगों को अरेंज करना है। ड्रॉ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने बनाया, जैसे मुझे पता पड़ गया कि 5 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, 5 लोगों को अगर लीनियर अरेंजमेंट में बिठाना है तो मैं उनके लिए 5 जगह छोड़ दूंगा। क्रॉस मतलब यहाँ पे मेरे को किसी को बिठाना है, क्रॉस बनाओ, बॉक्स बनाओ, ब्लैंक बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी। रफ डायग्राम का मतलब होता है ऐसा एक, हम बोलते हैं ना जिसको कच्चा ढांचा, वो तैयार कर दो। ठीक है, अब उसके अंदर हम धीरे धीरे चीजें भरते जाएंगे। ऑलराइट, तो एक ढांचा हमने तैयार कर लिया। अब क्या बोल रहा है, रीड इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन वन बाय वन। अब जैसा मैंने कहा क्वेश्चन लंबा होता है, तो अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्या करो, रीड इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन वन बाय वन। जैसे एक इंफॉर्मेशन पढ़ी कि ए सिट्स एडजेसेंट टू बी, तो उसको हमने क्या किया, ऐड देम इन योर डायग्राम इन अ कोडेड वे। कोडेड वे का क्या मतलब होता है भाई, क्वेश्चन तो ऐसे बोलेगा ना भाई, जैसे मिस्टर रमेश सिट्स एडजेसेंट टू मिस्टर महेश। ठीक है, तो अब ये रमेश महेश ये सारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, आप कोड्स बना लो, शॉर्ट फॉर्म्स बना लो। जैसे रमेश के लिए आर यूज कर लिया, महेश के लिए एम यूज कर लिया। ठीक है, मान लो कोई महेश भी और कोई मानव भी है, तो मानव के लिए एम वी यूज कर लिया, महेश के लिए एम यूज कर लिया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, और फिर क्या करो, अपनी टेबल में या अपने डायग्राम में उन शॉर्ट नोटेशंस को मेंशन करो। जैसे अगर मेरे को बोलता कि भाई रमेश एंड महेश सिट टुगेदर, तो मैं उसको कैसे दिखाता, मेरी टेबल में आर एंड एम सिट टुगेदर, ऐसे दिखाता। ये क्या दिखा रहा है कि आर और एम एक साथ बैठेंगे। मान लो वो क्वेश्चन में बोलता आर एंड एम डू नॉट सिट टुगेदर, तो मैं यहाँ पे क्रॉस दिखा देता, तो मेरे को ये पता रहता अरेंजमेंट करते वक्त कि भाई मेरे को आर और एम को साथ में नहीं बिठाना। समझे मेरी बात? तो क्या करना है, हर इंफॉर्मेशन को एक एक को ध्यान से पढ़ना है, उसको अपनी टेबल में इंक्लूड कर लेना है विद सम शॉर्ट नोटेशंस। ठीक है, ताकि पूरा पूरा लिख के टाइम नहीं बिगड़ा। ऑलराइट, ऐसा हर इंफॉर्मेशन के लिए आपने कर लिया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट मेक अजम्पशंस। कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम मान के क्वेश्चन चालू कर देते हैं और फिर सॉल्व करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो मैंने बात बोली वो ठीक है कि भाई डायरेक्शन नहीं दे रखे तो नॉर्थ मान के चालू करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ भी असम्पशन अपने मन से क्वेश्चन में लेके फिर क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इफ देयर आर मल्टीपल अरेंजमेंट्स पॉसिबल कंसीडर ईच वन सेपरेटली। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है भाई कि जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों को बिठाना है, 3 लोगों का तो फिक्स हो गया भाई कि कैसे बिठाना है, लेकिन वो जो बचे हुए 2 लोग हैं उनकी जगह फिक्स नहीं हो पाए। ठीक है, मतलब जैसे भाई यहाँ पे ए बी सी तो फिक्स हो गए, अब डी और ई के लिए हमें कंफ्यूजन है, हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि डी इधर आएगा कि इधर आएगा। तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हुए बेटा? 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए। एक बार एबीसी तो फिक्स हो गए, यहाँ पे डी यहाँ पे ई बिठा दो, एक बार यहाँ पे ई यहाँ पे डी बिठा दो, तो आपके पास 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हुए ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अजम्पशन नहीं लेना, अपन ये नहीं मान लेंगे नहीं डी तो यही बैठ जाएगा, चलो ई यहाँ बैठ जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया, जितना क्वेश्चन में दिया है उतने हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट मेक अजम्पशंस, इफ देयर आर मल्टीपल अरेंजमेंट्स पॉसिबल कंसीडर ईच वन सेपरेट। जितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उतने अलग अलग कंसीडर करो। वैसे ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है, पर अगर ऐसा हो तो अपने को अलग अलग कंसीडर करना है। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डोंट यूज डेटा गिवन इन अ क्वेश्चन फॉर सम अदर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है, जैसे एक तो पैसेज दे दिया, पैसेज मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई ये इसके बगल में बैठता है, ये उससे राइट में बैठता है, ये दोनों साथ नहीं बैठने चाहिए, ये सब बातें उसने बोल दी, ये तो जनरल बोल दिया। उसके बाद क्वेश्चन चालू हो गए, मान लो एक पैसेज दिया, उस पर 3 क्वेश्चन पूछ ली। ठीक है, तो एक पैसेज में जो दे रखा है वो तो सभी क्वेश्चंस के लिए वैलिड, लेकिन अब जैसे पहला क्वेश्चन चालू हुआ, अब पहले क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने दी कि भाई ये जो मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई से 2 प्लेसेस दूर बैठने चाहिए। ये कहां पे दिया है, सिर्फ क्वेश्चन में दिया है, पैसेज में नहीं दिया है। तो वो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए है, उसको अगले क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। ये ध्यान रखना है, जो पैसेज में डेटा है वो तो सभी के लिए यूज करना है, लेकिन जो क्वेश्चन में डेटा है वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज करना है, उसको अगले क्वेश्चन के लिए यूज नहीं करना है। ये भी एक बेसिक सी चीज है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स का नॉर्मल प्रोसीजर है, ये अगर फॉलो करते हो तो आप आराम से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना फंसे। समझ में आ गई? और ये ऐसा नहीं लीनियर के लिए, ये सर्कुलर के लिए भी है, पॉलीगॉनल के लिए भी है, सबके लिए प्रोसीजर है। ठीक है, मैं यही प्रोसीजर फॉलो करता हूं और यही करूंगा क्वेश्चंस करते वक्त। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैंने लिए, जो जो बातें यहां समझाई थी उनके कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स लिए मैंने कि अगर ये स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिखें तो आपको क्या करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई।
सपोज ये बात कहीं बोली हुई है ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसका क्या मतलब समझते हैं हम, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा, इन सब एग्जांपल्स में हम मान रहे हैं कि सारे लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ये मान लिया हमने, क्योंकि नॉर्थ साउथ की वजह से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई का क्या मतलब होता है बेटा, कि जैसे ई मान लो यहां बैठा है, ठीक है, ई मान लो इस जगह पे बैठा हुआ, तो ए किधर बैठेगा, उसके लेफ्ट में। अब इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर। अब इधर मतलब क्या हुआ, ए इधर बैठ सकता है, ए इधर बैठ सकता है, ए इधर बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए तो यहीं बैठेगा, भाई इसके जस्ट बगल में बैठेगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ई अगर यहां बैठा है तो लेफ्ट का मतलब होता है इधर कहीं पे भी ए बैठ सकता है, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली लेफ्ट। अगर ई के बगल में अगर ए को बैठना है लेफ्ट में, तो यहां क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। इमीडिएट वर्ड अगर लिखा है तभी बगल में बिठाना है, वरना आप यहां पे कहीं भी बिठा सकते हो, खाली लेफ्ट में बिठाना है बस, राइट में नहीं बिठाना। तो ये ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उतना ही यूज करना है, अपने मन से नहीं मानना है कि इमीडिएट ही होगा। लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड में कहीं पे भी, समझ आई मेरी बात, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा सिचुएशन, ए सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड डी। एडजेसेंट मतलब क्या होता है बेटा, बगल में, ठीक है। तो ए किसके बगल में बैठ रहा है, बी और डी के बगल में। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि नेचुरली ए बीच में बैठेगा और बी और डी साइड में बैठेंगे, इसके दोनों साइड में बी और डी बैठेंगे, तभी तो ए बीच में आएगा, तभी ए दोनों के बगल में बैठेगा, ठीक है। तो क्या ये एकमात्र अरेंजमेंट है जो मैं बना सकता हूं, तो फिर मेरा जवाब आएगा ना, क्योंकि अब मैं ऐसा भी तो बना सकता था कि डी इस तरफ और बी इस तरफ। भाई डी और बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, खाली रेस्ट्रिक्शन ए पे है कि ए को किसके बीच में सैंडविच होना है, बी और डी के बीच में सैंडविच होना है। लेकिन बी इधर और डी इधर आ सकता है, डी इधर और बी इधर आ सकता है, तो ये दोनों अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, इसलिए कोई भी एक लेके नहीं चलना है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी का क्या मतलब हुआ, कि मान लो बी इधर बैठा है, बी को यहां बिठा दिया, बी के सेकंड राइट में कौन बैठना चाहिए, ए। राइट मतलब मेरे को इस तरफ जाना है, जैसे मान लो ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ठीक है। बी का फर्स्ट राइट कौन सा हुआ, ये, राइट, दिस इज द फर्स्ट राइट। बी का सेकंड राइट कौन सा हुआ, ये। इसने बोला है सेकंड टू द राइट, मतलब यहां पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा, ठीक है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। इसका ये मतलब निकलेगा, इसका और कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका फिक्स है भाई, यही मतलब निकलेगा। अगर बी किधर देख रहा है, नॉर्थ, अगर बी साउथ में देख रहा है तो उल्टा हो जाएगा, फिर इसका राइट किधर आएगा, इधर आएगा, समझ आई बात। फोर्थ, ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। इसका क्या मतलब निकला, ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, मतलब मान लो बी यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, अब ए उससे कितनी प्लेस दूर बैठा है, 3 प्लेस दूर बैठा है, ठीक है। तो जैसे मान लिया मैंने, इस तरीके से अरेंजमेंट है, राइट। अब देखो ए इससे 3 प्लेसेस दूर बैठा, मान लो ए यहां बैठता तो इससे कितनी प्लेस दूर बैठा, 1 प्लेस दूर बैठा। 1 प्लेस अवे का मतलब एडजेसेंट, 1 प्लेस अवे मतलब जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरे बगल में जो बैठा है मेरे से कितनी दूरी पे बैठा है, 1 प्लेस दूरी पे बैठा है, तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट। तो 1 प्लेस अवे का मतलब यहां, 2 प्लेसेस अवे का मतलब यहां, 3 प्लेसेस अवे का मतलब यहां। तो यहां पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। लेकिन क्या ए खाली यहां बैठ सकता है, ए यहां भी तो बैठ सकता है। उसने बोला है भाई 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, उसने ये थोड़ी बोला है कि राइट या लेफ्ट। तो अगर वो बोलता 3 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ बी, तो ये वाला अरेंजमेंट होता। 3 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये वाला अरेंजमेंट होता। खाली 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगेन डोंट अज्यूम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई समझ में, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट और मैंने लिया, ए सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। दो बातें बोली है। एक बात तो ये बोली कि ए सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक रो है तो इसका एक्सट्रीम एंड कौन सा हुआ, ये और ये दो इसके एक्सट्रीम एंड हुए। तो ए जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है और बी उसके इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ये 1 2 3 4 5, मान लो 5 लोग हैं, जितने भी हैं, ठीक है, ये है। अब ए किधर बैठा है, या तो यहां पे बैठा है या फिर यहां पे बैठा है, दो पोजीशन हुई एक ही, एक्सट्रीम एंड पे। लेकिन बी को कहां बैठना है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ध्यान से समझो, बी को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पे बैठना है। अगर मैंने ए को यहां बिठाया तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे तो ये जगह है, लेकिन यहां पे तो कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि ये एंड पॉइंट है, ये तो रो का एंड पॉइंट है। इसका मतलब अगर ए यहां बैठा है तो बी को तो यहां आना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी क्या यहां पे ए बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता।
तो फिर ए को यहीं पे बैठना पड़ेगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट में किसको बैठना पड़ेगा, बी को। तो ये अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास दो चीजें आएंगी लेकिन एक रिजेक्ट हो जाएगी। सो उसने बोला ए सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर उसने बोला बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई। ठीक है। ये तब जब ए किधर देख रहा है, नॉर्थ। अगर ए साउथ में देख रहा होता तो ये लेता मैं, वो रिजेक्ट कर देता। समझ गए? तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे। अब इसी पे बेस्ड एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम लिया मैंने जो इन सब बातों को इनकॉर्पोरेट करता है, इसको ध्यान से समझो। देयर आर 4 पर्संस ABCD, ठीक है। B is not to the right of A and is to the immediate left of C, comma who does not sit next to A। सारा खेल लैंग्वेज का ही है, ठीक है। लैंग्वेज ढंग से समझ में आ गई तो बात खत्म। समझते हैं एक बार इसको। देखो बेटा क्या बोल रहा है, देयर आर 4 पर्संस ABCD, मतलब मेरे को कितनी जगह छोड़नी है, 4। सबसे पहले मैंने अपना एक रफ डायग्राम बना लिया, 4 जगह छोड़ दी। B is not to the right of A, पहली बात क्या बोला है कि B is not to the right of A, मतलब अच्छा कुछ दे रखा है नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं दे रखा, मतलब मानेंगे सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। अब B is not to the right of A, मतलब मान लो A इधर है, तो B जो है वो उसके राइट में नहीं है, A के राइट में B नहीं है, मतलब A के लेफ्ट में B है, ठीक है। तो ये नहीं लिखने की जगह मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि भाई A अगर इधर है तो इसके लेफ्ट में कौन होगा, B होगा। ये बात पक्की है। तो मैंने उस वाली कंडीशन को यहाँ अपने उसमें लिख लिया। अब मेरे को वो पढ़ने की जरूरत नहीं वापस। अच्छा राइट का मतलब इमीडिएट राइट नहीं होता, ये भी मेरे को पता है। तो राइट मतलब इस तरफ कहीं भी हो सकता है। फिर B is not to the right of A and is to the immediate left of C। अब B जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C पे है, राइट। अब ध्यान से समझो, B किस पे आना चाहिए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C पे, मतलब अगर C यहाँ पे है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में भी आना चाहिए, तो ये वाला अरेंजमेंट होना चाहिए, C के जस्ट लेफ्ट में भी आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, C के इमीडिएट लेफ्ट में भी आना चाहिए। इसका मतलब पक्की बात है भाई A इसके इधर आना चाहिए, क्योंकि A के लेफ्ट में B आ रहा था, राइट। C के बगल में B को बैठना है और A के लेफ्ट में B को बैठना है, तो A इस तरफ कहीं आएगा, तो A इधर कहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Is to the immediate left of C, comma who, ये जो चीज यहां लिखी है comma who, ये भी कई बार कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। comma who कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, जिसके बाद कॉमा लग रहा है। जैसे C के बाद कॉमा लग रहा है तो C के बारे में बात हो रही है, मतलब वो who किसके लिए आ रहा है, C के लिए। C does not sit next to A, समझ में आई? C पे खत्म हुआ था ना, कॉमा कहां पे स्टार्ट हुआ था, C पे, तो वो who किसके लिए आ रहा है, C के लिए। तो C does not sit next to A। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना भाई दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, या तो A इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। इधर तो आ ही नहीं सकता। उसने बोला C does not sit next to A, मतलब C और A अगल बगल में नहीं बैठ सकते, तो फिर बेटा A यहां आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो A को यहीं आना पड़ेगा। अब तो बचा ही कौन है, D, तो फिर D को यहां आना ही पड़ेगा। तो अरेंजमेंट क्या डिसाइड हुआ फाइनली, B C D A, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। ऐसे एक एक कंडीशन को लिखा, उसको इवैल्यूएट किया, पॉसिबिलिटीज कौन सी हट रही है हटाई, और फिर जो बच रहा है उसको लिख लिया। दिस इज द फाइनल आंसर, PCDA, ये अरेंजमेंट होगा। समझ आई? ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी डू इन अ लीनियर अरेंजमेंट। ओके, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अभी लीनियर देखा था, अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स। अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स में कोई बहुत नई चीज नहीं आती, खाली एक चीज समझनी है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में पहला तो ऑफ कोर्स मैं सर्कुलर ही ले रहा हूं। तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ भाई, कि जैसे मेरे पास एक सर्कल में मेरे को मान लो 6 लोगों को बिठाना है, 6 पर्सन्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल में हमेशा कोशिश ये करोगे कि इक्वली स्पेस्ड बिठाओ। ऐसे बिठाओ, इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 लोगों को बिठा सकते हैं सर्कल में इक्वली स्पेस्ड, ऑलराइट।
तो हमने इस तरीके का रफ डायग्राम बना लिया। फर्स्ट स्टेप याद है ना, रफ डायग्राम बनाएंगे। तो रफ डायग्राम बना लिया, 6 लोग थे, काउंट कर लिया और रफ डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद का प्रोसीजर वही रहेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन दी यहाँ लिखते जाओ, फिर बनाते जाओ। तो सर अलग से लेने की कहाँ जरूरत थी सर्कुलर को? इसलिए जरूरत थी क्योंकि इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 लोग होते, ABCDEF, मान लो ये 6 लोग। सर्कुलर में यू स्टार्ट बाय असाइनिंग a place to any person। किसी भी एक पर्सन को कोई भी एक प्लेस पे बिठा के फिर आप स्टार्ट करो, क्योंकि सर्कल में इसको कितना ही घुमा लो, द अरेंजमेंट रिमेन्स द सेम। ये फर्क है लीनियर और सर्कुलर पे। लीनियर में एंड पॉइंट होता है, सर्कुलर में एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब अगर मान लो मेरे पास 6 लोग होते और मेरे जो हिंट्स है वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं, भाई ए इससे 2 प्लेस दूर बैठ रहा है, ठीक है, बी और डी ऑपोजिट बैठ रहे हैं, ये सब इस तरीके के हिंट्स हैं। तो मेरे को किसी एक को स्टार्ट करके अपना क्वेश्चन चालू करना पड़ेगा ना, कि किसी एक को कहीं बिठा के स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे लीनियर में तो क्या होता है कि वो बोलेगा कि एक्सट्रीम एंड पे कोई बैठ रहा है, या राइट एंड पॉइंट से एक प्लेस पहले कोई बैठ रहा है, ऐसी कोई बातें बोलेगा। यहाँ पे कोई एंड पॉइंट तो होता ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता ना भाई कि लेफ्ट एंड पॉइंट से पे एक ए बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट एंड पॉइंट तो है नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक बंदे को एक जगह पे बिठाना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी है जहां बिठाओ, तुम्हारी मर्जी है जिसको बिठाओ। जैसे मैंने ए को उठा लिया कि भाई ए को मैं यहां बिठाऊंगा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, आपको बिठाना है, कहीं बिठाओ तुम, यहाँ कहीं भी बिठाओ। अब इसके हिसाब से सारे हिंट्स को अरेंज करना चालू करो। दिस इज द लिबर्टी विच वी टेक इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसको रोटेट करने पे रिलेटिव अरेंजमेंट्स चेंज नहीं होते। इस सर्कल को कितना ही घुमा लो, आपस में उनके जो अरेंजमेंट्स है वो नहीं बिगड़ते, इसलिए हम ए को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग बाकी लोग भी वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात? तो दिस इज द डिफरेंट थिंग इन सर्कुलर अरेंजमेंट। यू हैव टू स्टार्ट बाय असाइनिंग अ प्लेस टू एनी वन पर्सन, उसके बाद में हिंट्स को यूज करो और वैसे ही चलो जैसे पहले चल रहे थे। ये तो 6 पर्सन की बात थी। मान लो वो बोले मेरे को कि 8 लोगों को बिठाना है, 8 पर्सन है, ठीक है, 8 पर्सन को बिठाना है, तो भी मैं इक्विडिस्टेंट कोशिश करूंगा। तो इक्विडिस्टेंट में 8 लोगों को बिठाना है, तो 8 डायरेक्शन होते हैं हमारे पास, उन 8 डायरेक्शन पे बिठा दो, ये 8 जगह छोड़ दी, तो ये 8 जगहों पे मैं 8 लोगों को बिठा सकता हूं, ठीक है। क्या इससे मतलब नहीं, हमें कोशिश करनी है इक्विडिस्टेंट बिठाएं हम, जहां तक हमारे हो सके हम इक्विडिस्टेंट बिठाने की कोशिश करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। क्लियर है? एक चीज और समझनी कि सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर से डिफरेंट होता है। जैसे लीनियर में मैंने क्या बोला कि अगर ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ई के लेफ्ट में ए कहीं भी आ सकता है। सर्कुलर में क्या होगा, अगर ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, जैसे मान लो इसी अरेंजमेंट को देखें, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ऐसी बात मैंने बोली, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, मान लो इस अरेंजमेंट में मैंने ये बात बोली और बाकी कुछ बातें और बोल रखी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ए को तो वहां बिठा दिया कहीं भी, अब मेरे को उसके हिसाब से बाकियों को बिठाना है। तो एक हिंट क्या बोलता है, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब सोच के देखो, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई का मतलब ई किधर बैठेगा, ई ऐसे बैठना चाहिए कि ए उसके लेफ्ट में हो। अब लेफ्ट और राइट की गिनती कैसे होती थी भाई, लेफ्ट और राइट की गिनती के लिए क्या पता होना चाहिए था, नॉर्थ और साउथ, तभी तो लेफ्ट और राइट पता पड़ता था लीनियर में। यहां पे नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या बन गया, नॉर्थ का मतलब तो हो गया अवे फ्रॉम सेंटर, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया बेटा, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और साउथ का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स सेंटर। साउथ का मतलब हो गया टुवर्ड्स सेंटर। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, ए की बात कर रहा हूं, ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमेशा ये नहीं है विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ए, जो टॉप पे बैठा है, जो टॉप पे बैठा है उसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, जो नीचे बैठा है उसके लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बंदा ऊपर ही ऊपर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो वो नीचे देख सकता है या फिर वो ऊपर देख सकता है। अगर वो नीचे देख रहा है मतलब साउथ में देख रहा है, साउथ में कब देखेगा, जब वो सेंटर की तरफ देख रहा है, ये सेंटर है सर्कल का। तो इसमें साउथ और नॉर्थ नहीं होता, इसमें क्या होता है, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि जनरल बात है। जैसे कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सारे लोग अंदर की तरफ देखते हुए ही बैठेंगे ना, बाहर की तरफ देखते हुए तो नहीं बैठेंगे। कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो सारे लोग अंदर की तरफ देखते हुए बैठेंगे, राइट। लेकिन आप जैसे कोई एक सर्कल बना के गेम खेल रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है सारे लोग
ऑपोजिट द सेंटर देख रहे हो, तो एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब इस पर्टिकुलर आदमी के लिए क्या हो गया, ए के लिए क्या हो गया, अगर ये सेंटर के ऑपोजिट देख रहा है तो किधर देख रहा है बेटा, नॉर्थ में देख रहा है। तो मैंने ए के रेस्पेक्ट में लिखा, ठीक है। ये मत बोला सर आपने नॉर्थ मतलब ये बोला, साउथ मतलब ये बोला, इसके लिए तो अलग हो गया, इसके लिए नहीं बोला मैंने, ए जो टॉप पे बैठ रहा है उसके लिए बोला, ये ध्यान रखना, वरना तुम नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। तुम्हारे लिए दो ही कॉन्सेप्ट है, टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, समझ गए। अब नॉर्थ साउथ अपने आप निकाल दो। जैसे इस बंदे के लिए देखें, अगर मान लो मेरे को ये बोल रखा है कि भाई ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ठीक है, सारे लोग किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब उसने बोला ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ध्यान से देखो, अगर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है तो ये करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया मतलब ये बंदा किधर देख रहा है, साउथ में देख रहा है। हमें किधर जाना है, ई के लेफ्ट में जाना है, ध्यान से देखो, ई के लेफ्ट में जाना है। ई के पास दो ही पोजीशन है भाई, या तो ई यहां बैठेगा या फिर ई यहां बैठेगा, ठीक है। अगर ई यहां बैठा, ये भी तो इनवर्स देख रहा है, सारे ही लोग टुवर्ड सेंटर देख रहे हैं, तो ये भी अंदर देख रहा है। जब ये अंदर देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर हुआ, ये ऐसे खड़ा हुआ है, इसका लेफ्ट किधर हुआ, नीचे, और राइट किधर हुआ, ऊपर। मेरे को चाहिए था ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ये बंदा ई ऐसे बैठा है तो इसके लेफ्ट में ए आया क्या, नहीं आया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ई यहां बैठेगा, देखो ई इधर देख रहा है, इसका लेफ्ट किधर हुआ, ऊपर, तो अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। समझ आई बात, ठीक है। तुम ये भी कह सकते हैं सर आपने ए को पहले क्यों बिठाया, मत बिठाओ, ई को बिठा लो, यहाँ पे ई को बिठा लो, मैंने क्या कहा था, किसी को भी बिठाओ, वो तो मैंने पहले ए को बिठा दिया था इसलिए ए से चालू किया, तुम्हारी मर्जी, ई को बिठाओ। हमेशा उसको बिठाना चाहिए जिससे रिलेटेड हिंट सबसे ज्यादा हो, उसी बंदे को बिठाना चाहिए जिससे रिलेटेड हिंट सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी तो एग्जांपल के लिए मैंने ए को यहां बिठाया, किधर देख रहा था, इनवर्ट्स, ई के लेफ्ट में बैठ रहा था, तो ई के पास दो पोजीशन है, ये हो ही नहीं सकती क्योंकि इस पोजीशन में उसके राइट में ए आ रहा है, ये होगी क्योंकि इसमें उसके लेफ्ट में ए आ रहा है। दिस इज हाउ वी अराइव एट द कंक्लूजंस। समझ आई बात। अब तुम बोलोगे सर लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट जो है यहीं क्यों बिठाया, यहां भी तो बैठ सकता था, यहीं क्यों बिठाया, यहां भी तो बैठ सकता था। ये कॉन्सेप्ट में फर्क है लीनियर और सर्कुलर। लीनियर में हमने बोला था लेफ्ट मतलब होता है लेफ्ट साइड में कहीं भी, सर्कुलर में लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट, राइट मतलब इमीडिएट राइट, क्योंकि सर्कुलर में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए लेफ्ट राइट भी इमीडिएट ही होते हैं। तो सर्कुलर में ये फर्क पड़ेगा कि लेफ्ट राइट का मतलब इमीडिएट ही होता है, इमीडिएट ओनली। लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट ही होता है। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर, इसलिए इसको अलग से लिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुमको। एक तो तुमको क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी कि पहले किसी एक बंदे को पोजीशन असाइन करके फिर आपको आगे बढ़ना है। ये जरूर देख लेना कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है, ठीक है। अच्छा नहीं दे रखा हो कुछ, तो जैसे मैंने लीनियर में बोला था नहीं दे रखा हो तो नॉर्थ मान लेना, सर्कल में नहीं दे रखा हो तो क्या मान लेंगे, टुवर्ड सेंटर, क्योंकि जनरली हम मानेंगे कि कोई भी लोग सर्कल में बैठे हैं तो टुवर्ड्स द सेंटर देखेंगे, ठीक है। तो टुवर्ड्स द सेंटर हमारा डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, ओके, क्योंकि इसी से लेफ्ट राइट डिसाइड होगा। अब बस वही है, वापस कंडीशंस जो जो वो एक एक लिखते जाओ, उसके हिसाब से अरेंजमेंट निकालते जाओ, इक्वी डिस्टेंट बिठाने की कोशिश करेंगे। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब बातें अपने को सर्कुलर के लिए ध्यान रखनी, बाकी ठीक है, बाकी तो वैसा ही काम है जैसा लीनियर में था, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और नई चीज आएगी विच इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट या ऑपोजिट या डायमेट्रिकली ऑपोजिट, एक ही बात। सर्कल में डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब ये दोनों जैसे ऑपोजिट है, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट पे है ना दोनों, ये डायमीटर है, एक जना यहां बैठा है एक जना यहां बैठा है, तो इसको बोलेंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट या ऑपोजिट, एक ही बात है। ऑपोजिट मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट बोलूं या डायमेट्रिकली ऑपोजिट बोलूं, एक ही बात होती है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। जैसे ए और ये बंदा जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये बंदा और ये बंदा डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये और ये भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर डायमेट्रिकली ऑपोजिट या ऑपोजिट, ठीक है। फिर सर्कुलर के साथ में एक और चीज जो एग्जाम में कभी आ सकती है वो है पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स में बहुत सारे टाइप के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे यू में हैव स्क्वायर टेबल हो सकती है, रेक्टेंगुलर टेबल हो सकती है, ठीक है, फिर हेक्सागोनल टेबल हो सकती है, ओके, ऑल दीज टेबल्स आर पॉसिबल।
स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, पेंटागनल हो सकती, कोई भी, मतलब पॉलीगोनल का मतलब ये होता है कितनी भी साइड्स का, मतलब साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, वरना तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड लेंथ्स, इक्वल साइड लेंथ्स की कोई भी टेबल आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर टेबल की, तो स्क्वायर टेबल में मतलब ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो अब इसमें हमेशा सिमेट्रिक अरेंजमेंट होगा। जैसे अगर दो लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो दो यहाँ बैठेंगे, दो यहाँ बैठेंगे, दो यहाँ बैठेंगे, या मान लो एक यहाँ बैठ रहा है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हमेशा सिमेट्रिक अरेंजमेंट बिठाना है। ऐसे नहीं कि भाई हमें 8 लोगों को बिठाना, 3 को यहाँ बिठा दिया, 2 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, ऐसे नहीं बिठाते, हमेशा सिमेट्रिक अरेंजमेंट ही होता है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको अपने आप समझना है कि सिमेट्रिक अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर टेबल होती है। अब रेक्टेंगुलर टेबल में सारी साइड्स तो बराबर नहीं होती, स्क्वायर में तो सारी साइड्स बराबर होती। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड तो छोटी और दो साइड बड़ी, तो ऑब्वियसली बड़ी वाली साइड पे आप ज्यादा लोगों को बिठाओगे और छोटी वाली साइड पे आप कम लोगों को बिठाओगे, तो जनरली इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से सोच के क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, हमेशा बिठाना कैसे है, सिमेट्रिक बिठाना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें यहाँ पे किसी को बिठा ही नहीं रहे, खाली यहीं बिठा रहे हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जहां पे यहाँ पे एक एक आदमी को बिठा रहे हो। जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ ने अपने 8 फ्रेंड्स को इनवाइट किया डिनर पे, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ तो यहाँ बैठ गए, हस्बैंड बैठ गए इधर, वाइफ बैठ गई उसके सामने, ये दो लोग तो यहाँ बैठ गए, हस्बैंड और वाइफ, होस्ट तो यहाँ बैठ गए, और 4 जो उनके फ्रेंड्स थे उनको यहाँ बिठा दिया, 4 फ्रेंड्स को यहाँ बिठा दिया, तो इट इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट। सिमेट्रिक का मतलब अगर इसको यहाँ से काट दो तो दोनों तरफ सेम आ, सो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें कोशिश करनी है हमेशा, ठीक है। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, हेक्सा मतलब 6, ठीक है। तो इसकी कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। तो देखो इस तरीके की टेबल होगी, इस तरीके की टेबल को हम हेक्सागोनल टेबल बोलेंगे। तो हेक्सागोनल टेबल में हो सकता है कि हर कॉर्नर पे एक आदमी को बिठाया, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर हर साइड के सेंटर पे किसी को बिठाया, 1 2 3 4 5 6, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो भी बोल रखा है। कैसे भी बिठाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, या तो आप कॉर्नर पे बिठा लो या साइड के मिड पॉइंट्स पे बिठा लो, हर केस में हमारे अरेंजमेंट कैसा होगा, सिमेट्रिक। तो इनमें भी वही बात है भाई, इनमें भी वही बात है जो यहां थी सर्कल में, इनका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, और एंड पॉइंट नहीं होने की वजह से राइट या लेफ्ट का मतलब इमीडिएट राइट या लेफ्ट ही होगा, ठीक है। ये वाली बात जो है, ये वाली, वो यहां भी अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी एंड पॉइंट नहीं है। जिसमें भी एंड पॉइंट नहीं होगा उसमें सेम बात अप्लाई होगी जो सर्कल में अप्लाई होती है। तो लेफ्ट राइट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट राइट, ठीक है। अच्छा, फिर ये बात आती है सर किसी को भी, इसमें भी किसी को बिठा के फिर स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि इस तरीके के अरेंजमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 साइड छोटी है और 2 साइड बड़ी है। तो वहां पे अगर आपने किसी को भी एक जगह बिठा के कोशिश करी तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हो सकता है मैंने ए को यहां बिठाया जबकि ए यहां बैठ रहा हो, ठीक है। तो जहां पे सारी साइड्स बराबर नहीं है वहां आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एज गुड एज सर्कल ही है, ये तो ऑलमोस्ट एज गुड एज अ सर्कल ही है, बस साइड्स बना दी और क्या। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए को यहाँ बिठा के क्वेश्चन चालू किया तो भी सही है, यहाँ बिठा के चालू किया तो भी सही है, उस हिसाब से बाकी लोग खिसक जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सागोनल में कोई दिक्कत नहीं है, बट रेक्टेंगुलर में आप किसी को बिठा के स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया ये, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी जो अपने को ध्यान होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे। So let us see a couple of questions based on all the concepts that we have read. First question देखो, पहले you just note down the questions. एक पैसेज है followed by 3 questions here, followed by 3 questions here. एक बार वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लो, then we'll discuss both the questions. चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। ABCDEFG आर 7 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। तो पहली बात तो कितने लोग हैं, 7, इधर देख रहे हैं नॉर्थ, 7 लोगों के लिए एक रफ डायग्राम बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 जगह छोड़ दी, किधर देख रहे हैं सारे, नॉर्थ में, ठीक है, पहला काम हो गया। अब इधर आ जाओ, D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। इस बात को मैं यहां लिख लेता हूं अपने इसमें, मतलब C के इमीडिएट राइट में D होना चाहिए, तो ऐसे बैठने चाहिए दोनों, C के जस्ट राइट में D बैठना चाहिए, ठीक है। फिर E एंड A, तो हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। E एंड A आर नेबर्स ऑफ F। अच्छा, F के नेबर्स E और A हैं, इसका मतलब F सैंडविच्ड होगा, ठीक है।
तो F वुड बी सैंडविच बिटवीन E एंड A। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, पहले भी बताया था। तो ये दोनों में से कोई भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, चलो हमने ये वाली चीज भी देख ली। फिर बोल रहा है B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। अब B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, अब देखो C ऑलरेडी D के लेफ्ट में था और B उसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो फिर मैं उसको यहीं पे ऐड कर दूं ना भाई। इसका मतलब ये हो गया कि नहीं हो गया, B C D। ध्यान से देख के बताओ, C और D तो पहले से था और C के इमीडिएट लेफ्ट में B आ गया, तो फिर ये कनेक्शन हुआ डेफिनेटली। फिर उसने एक और बात बोली है, एंड एट सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। कौन, किसकी बात हो रही है? B की। अभी कॉमा हु नहीं लिखा है, B की ही बात हो रही है। B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C एंड एट सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। कौन सा है लेफ्ट मोस्ट एंड बेटा? लेफ्ट मोस्ट एंड ये रहा, इससे सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। यहां पे कौन बैठा है? B बैठा है। तो ये तो पक्की बात हो गई कि B को यहां बिठाना है। अच्छा, B को जैसे यहां बिठाया तो BCD ऐसे बैठने चाहिए, मतलब C यहां बैठेगा, D यहां बैठेगा। इतनी कहानी तो बनी गई। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं A इज एट द राइट मोस्ट एंड। ये सब भी हो गया। अब लास्ट कंडीशन बची है, A इज एट द राइट मोस्ट एंड। कहां है राइट मोस्ट एंड? यहां कौन बैठा है? A। ये भी फिक्स हो गया। सारे हिंट्स हमने यूज कर लिए। अब देखो हमारे पास ये बचा है खाली, या तो AFE होगा या EFA होगा। AFE हो ही नहीं सकता क्योंकि A कोने में बैठा हुआ है, इसका मतलब EFA ही होगा। तो A अगर यहां है तो F यहां होगा और E यहां होगा। बचा कौन? G, तो G को यहां बैठना ही पड़ेगा। हो गया अरेंजमेंट कंप्लीट। दिस इज हाउ यू अराइव एट दी अरेंजमेंट्स। समझ आई? ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर हेल्प करता है। अब आंसर कर देते हैं फटाफट। हु इज बिटवीन C एंड D? C और E के बीच में कौन है? देखो बेटा D। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? D हो गया। ठीक है, फिर हु आर द नेबर्स ऑफ G? G का नेबर कौन है? खाली B। ठीक है, G का नेबर कौन है? खाली B। क्यों? क्योंकि G ऑलरेडी एक कोने में बैठा हुआ है, तो इसका एक ही नेबर होगा, हु इज B। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E? अच्छा, E की पोजीशन मांग रहा है। अब देखो E की पोजीशन क्या है, दो तरीके से दे सकते हैं। राइट साइड से देखेंगे तो थर्ड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट। लेफ्ट से देखेंगे तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप E की पोजीशन दो तरीके से लिख सकते हो, थर्ड फ्रॉम राइट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। दोनों में से कुछ भी लिखो, करेक्ट है। थर्ड फ्रॉम राइट या फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑन, ये तो सिंगल रो सीटिंग हो गई। अब सेकेंड क्वेश्चन पैरेलल रो सीटिंग पे बेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। अब क्या बोल रहा है? 6 बॉयज, रमेश, सुरेश, दीपेश, रूपेश, परेश, कमलेश। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं इनके शॉर्ट नोटेशन तो बना ही लूंगा। अब देखो आर वाले दो हैं, तो आर वाले दो हैं तो इसको हम आर बोल देते हैं, एस डी, इसको आर यू बोल देते हैं, और इसको पी, और कमलेश को के। ये तो हमारे बॉयज की हो गई। ठीक है, फिर गर्ल्स में वापस सीमा, गीता, रीटा, मीना, कोमल और राधा। ठीक है, अच्छा यहां भी रीटा और राधा दो आ गए, तो इसको आर बोल देते हैं। बॉयज का अलग अरेंजमेंट है, गर्ल्स का अलग है, तो उसमें कोइंसाइड हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट नोटेशन बना ली, पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा है? 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रोज सच दैट ईच गर्ल फेसेस अ बॉय। यानी पैरेलल रो है, एक गर्ल, हर एक गर्ल एक बॉय को फेस कर रही है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन का क्या मतलब होता है? नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब जिस ऑर्डर में यहां लिखा है उसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है ये भी ऑर्डर हो, लेकिन हमें अभी नहीं पता। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में बिठा दिया, आंसर कर दिया। ऐसा नहीं, उसने बोला नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं यही ऑर्डर हो। तो सबसे पहला हिंट, 6 लोग एक रो में, 6 लोग दूसरे रो में, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 जगह यहां छोड़नी और 6 जगह उन्हीं के सामने छोड़नी। ईच गर्ल फेसिंग अ बॉय। अब रही बात कि भाई बॉयज को किधर बिठाएं, गर्ल्स को किधर बिठाएं, तो वो तुम्हारी चॉइस है, उसने तो बोला नहीं, तो जैसे मर्जी बिठा लो। तो एक बार के लिए तो मैंने मान लिया भाई कि बॉयज यहां बैठे फेसिंग नॉर्थ और गर्ल्स यहां बैठी है फेसिंग साउथ। उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दे नहीं रखा। तो एक बार के लिए हमने स्टार्ट करने के लिए बॉयज को नॉर्थ फेसिंग मान लिया, गर्ल्स को साउथ फेसिंग मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल फेसिंग परेश, द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। अब ध्यान से पढ़ो, परेश के बाद कॉमा लगा है, मतलब परेश की बात हो रही है। परेश इज द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। नाउ व्हाट इज द एक्सट्रीम राइट? बॉयज नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो राइट ये हुआ। अगर बॉयज साउथ में फेस कर रहे होते तो राइट किधर होता? ये होता। ये ध्यान रखना। तो अभी बॉयज नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो ये राइट हुआ, तो यहां पे कौन बैठा है? परेश, द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट, तो वो परेश हो गया, हमने पी से डिनोट किया। ठीक है यहां तक। फिर
उसके बाद सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल फेसिंग परेश। अब देखो परेश को कौन फेस कर रहा है, गर्ल, ये वाली, ठीक है। इसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, सीमा। अब ध्यान से देखो, गर्ल्स किधर फेस कर रही है, साउथ में, तो इस लड़की का इमीडिएट राइट इधर नहीं होगा, इधर होगा, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है। तो ये गर्ल तो किसको फेस कर रही थी, परेश को, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, सीमा, तो यहां पे सीमा बैठी। समझ आई बात? दिस कंडीशन वी हैव टेकन केयर ऑफ। सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल फेसिंग परेश, द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। इतना हो गया। अब आगे, ओनली सुरेश इज बिटवीन रूपेश एंड परेश। ओनली सुरेश इज बिटवीन रूपेश एंड परेश। इसका क्या मतलब हुआ कि रूपेश और परेश के बीच में सिर्फ एक ही जना है और वो सुरेश है। इसका मतलब तो भाई पक्की बात है कि सुरेश, रूपेश और परेश, रूपेश को हमने क्या दिया है, आर यू, ठीक है, और परेश, ये लोग ऐसे बैठने चाहिए कि नहीं बैठने चाहिए, भले ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, पर डेफिनेटली सुरेश विल बी बिटवीन रूपेश एंड परेश, क्योंकि और कोई उनके बीच में नहीं आ सकता। अब ऑलरेडी परेश यहां बैठ चुका है, तो परेश अगर यहां बैठ चुका है तो फिर यही अरेंजमेंट हो सकता है, ये वाला तो नहीं हो सकता ना, परेश, सुरेश, रूपेश, ये वाला अरेंजमेंट क्या हो गया, रिजेक्ट, यही आएगा, क्योंकि परेश कोने में बैठा हुआ। तो इसका मतलब सुरेश यहां बैठेगा और रूपेश यहां बैठेगा, ये बात भी पक्की हो गई। इतना तो अरेंजमेंट हमारा क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, कमलेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेश। पढ़ो ध्यान से, कमलेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ दीपेश। इससे क्या मतलब निकला बेटा कि कमलेश जो है, ठीक है, वो रमेश के तो इमीडिएट लेफ्ट में, यानी रमेश इधर आना चाहिए। रमेश को हमने किससे डिनोट किया, आर से। रमेश के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, कमलेश, और दीपेश के इमीडिएट राइट में भी कमलेश है, तो इसका मतलब इधर दीपेश आना चाहिए, तो इसके इमीडिएट राइट में कमलेश होगा। ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमलेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेश। समझ आई बात? इमीडिएट ही बोला है, ठीक है। तो डी के आर ऐसे बैठना चाहिए। अब डी के आर के लिए तो जगह ही 3 बची है, ये तो डी के आर डेफिनेटली इसी ऑर्डर में यहाँ पे आएंगे, और कोई ऑर्डर बचा ही नहीं है, 3 जगह तो भर चुकी है। तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो बॉयज का अरेंजमेंट तो फिनिश्ड। ये वाला एक हिंट भी यूज कर लिया, बॉयज का अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। रीटा इज फेसिंग रमेश। रमेश किधर है भाई, ये रहा रमेश। रमेश को कौन फेस कर रहा है, रीटा। रीटा को क्या नाम दिया था हमने, आर ही दिया था, तो रमेश को फेस कर रही है रीटा, ठीक है। एंड आगे बढ़ो, रीटा इज फेसिंग रमेश एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। अब रीटा किधर बैठी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता बैठी, ये रही रीटा। तो अब गीता किधर आएगी, या तो इधर या इधर, लेकिन गीता ऐसे आएगी कि उसकी इमीडिएट लेफ्ट में रीटा होनी चाहिए। ध्यान से समझो, गीता के इमीडिएट लेफ्ट में रीटा होनी चाहिए, तो गीता को इधर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, ठीक से देख के मेरे को बताओ। गीता के इमीडिएट लेफ्ट में रीटा को आना है, और याद रखो गर्ल्स साउथ फेसिंग है, तो अगर गीता इधर देख रही है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट यहां हुआ, और उस पर कौन बैठना चाहिए, रीटा। सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट और नॉट, ठीक है। सो वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस कंडीशन आल्सो। नाउ द लास्ट कंडीशन, राधा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। राधा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। वापस ध्यान से देखना पड़ेगा इस कंडीशन को, राधा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। अब देखें भाई कि सपोज करो, मान लो मीना यहां बैठ जाए, तो ये मीना का लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि वो साउथ फेसिंग, ओके। अगर मैं मीना को यहां बिठाऊं, नाउ दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सो पॉसिबिलिटी आई एम शोइंग इन ब्लैक। तो सपोज करो मीना को मैंने यहां बिठाया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना कौन होनी चाहिए, राधा। ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां कौन बैठनी चाहिए, राधा। राधा को हमने आर से डिनोट किया, सही है कि नहीं। तो यहां पे जगह खाली है, यानी बैठ सकती, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी डेफिनेटली। अब आप सोचोगे कि सर यहां नहीं बिठाते, मीना को यहां बिठा देते हैं। चलो मीना को यहां बिठा के देखते हैं, ठीक है। अगर मीना को यहां बिठाते हैं तो इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर की इधर, इधर हुआ। थर्ड लेफ्ट मतलब देखो, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट तो बचा ही नहीं। हमें तो राधा को थर्ड लेफ्ट ऑफ मीना बिठाना है, जबकि अगर मैं मीना को यहां बिठाता हूं तो थर्ड लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब मीना यहीं बैठेगी कि नहीं बैठेगी, तो इसलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी वो गलत है और ये वाला पॉसिबिलिटी करेक्ट है। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लो, अज्यूम नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, पॉसिबिलिटी क्या है वो लिख लो, समझ आई। तो फिर फाइनल हो गया भाई कि यहां कौन बैठेगा, मीना, और यहां कौन बैठेगी, राधा। अब बची कौन, छठी कौन है, कोमल, तो कोमल को यहां बैठना पड़ेगा। दिस कंप्लीट्स योर अरेंजमेंट और नॉट। सी वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द कंडीशंस नाउ, ठीक है, एंड यू गॉट द अरेंजमेंट।
सर हम अगर बॉयज को ऊपर और गर्ल्स को नीचे बिठाते तो भी सेम ही आता बेटा, अलग थोड़ी आता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसने कहीं नॉर्थ साउथ तो बोला ही नहीं ना, तो आप कैसे भी बिठाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन समझने की बातें यह है कि कैसे एक एक हिंट को यहाँ पे लिखना है फिर उसको यूज करना है। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है हु इज फेसिंग रूपेश। रूपेश किधर है भाई? ये रहा रूपेश। हु इज फेसिंग रूपेश? राधा। आर्य मतलब राधा, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा? राधा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राधा। ठीक है, which girl boy pair is at one of the extreme ends? which girl boy pair is at one of the extreme ends? अब देखो extreme ends पे कौन बैठा है? मीना परेश, कोमल दीपेश, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कोमल दीपेश। कोमल दीपेश है कि नहीं है? करेक्ट, दिस इज करेक्ट, कोमल दीपेश, दे आर सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑपोजिट ही होने चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला उसने। उसने बोला है भाई कि विच गर्ल बॉय पेयर इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब एक्सट्रीम एंड्स पे कौन सा बॉय गर्ल का पेयर बैठा है। अब ये जरूरी नहीं कि आमने सामने बैठो, हो सकता है डायगोनली बैठो, एक्सट्रीम एंड पे बिठाना है। अगर मीना दीपेश ऑप्शन होता है क्या? नहीं है। मीना कमलेश, मीना कमलेश हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। ठीक है, सीमा सुरेश हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? कोमल दीपेश। ठीक है, क्योंकि कोमल दीपेश भले डायगोनली बैठे हो लेकिन बैठे तो कोने पे ही हैं। ओके, लास्ट विच इज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब इसमें चार ऑप्शन है। ठीक है, रूपेश राधा, रमेश राधा, सुरेश कोमल, दीपेश गीता। अब इसमें से हमें ऑड वन आउट मतलब तीन एक जैसे होंगे, चौथा हमें बताना है। तो तीन एक जैसे होंगे मतलब क्या? नाम एक जैसे होंगे ऐसा नहीं, उनकी पोजीशन से देखना है कि वो उनकी एक जैसी पोजीशन होनी चाहिए। चौथा एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी पोजीशन अलग होगी। सो लेट अस सी ईच ऑफ द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रमेश राधा। किधर है रमेश और राधा? एक बार ये मिटा रहा हूं मैं ताकि अपने को क्लियर दिखे। ओके, नाउ सी रमेश एंड राधा, वेयर आर दे? रमेश तो ये रहा और राधा ये रही, ऐसे बैठे हुए रमेश एंड राधा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुरेश कोमल। सुरेश का है ये रहा, कोमल का है ये भी ऐसे थे, ये भी ऐसे थे, एक एक का गैप था। ठीक है, यानी इन दोनों की पोजीशन सिमिलर है। दीपेश गीता, किधर है दीपेश? ये रहा, गीता ये रही, इसकी भी सेम देखो, ये भी एक का गैप छोड़ के डायगोनल, ये भी एक का गैप छोड़ के डायगोनल, ये भी एक का गैप छोड़ के डायगोनल, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन, रूपेश राधा। देखो रूपेश किधर है? ये रहा, राधा किधर है? ये तो आमने सामने बैठे हैं। तो इनमें से ऑड वन आउट कौन सा हुआ? लास्ट ऑप्शन विच इज रूपेश राधा। रूपेश राधा आमने सामने बैठे हैं, बाकी कोई भी आमने सामने नहीं बैठा है। सो दिस इज द ऑड वन आउट। इस तरीके से हमें सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस, लीनियर अरेंजमेंट्स के अप्रोच करने। समझ आ गया? ठीक है, एक बार और अपने आप करके देख लेना। राइट, नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस सर्कुलर एंड पॉलीगोनल अरेंजमेंट।